हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको उसकी वीडियोस मुझे बताना। चैप्टर 3 के किसी भी टॉपिक में, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा चैप्टर 4 विच इज़ मोशन इन अ प्लेन। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो है वेक्टर से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले वेक्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल मोशन रहता है, वो करने के बाद में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग वेक्टर्स को 2 या मैक्सिमम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं 2 वीडियोस में ही वेक्टर को कंप्लीट कर दूं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने आपको यूनिट सेकंड जो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला यूनिट, उसके अंदर हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की पी क्यू। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं एनी हाउ, चाहे कोई मेथड हो, चाहे कोई स्केल हो, किसी भी तरीके से अगर आपने किसी क्वांटिटी को मेज़र कर लिया ना कि ये एक्चुअल में इसका अमाउंट इतना है, तो वो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर जनरली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है वेक्टर, दूसरा है स्केलर और थर्ड है टेंसर। टेंसर्स के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, इवन ये कैटेगरी भी नहीं बता रखी होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि एक्चुअल में टेंसर्स होते क्या है, और बाद में मेजरली हम लोग वेक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक टेबल बना देते हैं जिससे समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर, स्केलर और टेंसर का कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है, तो हम लोग लिख देंगे टेंसर। इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको शो करने के लिए हमको उनका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उनकी वैल्यू चाहिए होती है कि उनकी वैल्यू कितनी है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, जब आप वेलोसिटी की बात करते हो ना तो हमको दे रखा होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके अलावा हमको ये भी गिवन होता है कि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। ये डायरेक्शन भी दे रखी होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, साथ में उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको वैल्यू भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वेक्टर्स। तो वेक्टर के लिए हम लोग लिख देते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज में पी क्यू लिख रही हूँ, दोज पी क्यू विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए यानी वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर एरो बना के। अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो है ना तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये इसका सिंबल होता है। और ये जो वेक्टर की जो ऊपर जो एरो होता है ना, तो जितना लंबा एरो यानी जितना उसकी लेंथ होगी ना उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा लंबा एरो बनाया इसका मतलब वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब हम लोग इसको डायग्राम्स में बनाएंगे ना तब उस केस में जितना लंबा होगा ना तो वो कंपेयर करता है कि इसका थोड़ा छोटा है, इसकी जो एरो है या फिर इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो उसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर होती है। ऊपर किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग वेक्टर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं ए लिख देती हूँ, बी लिख देती हूँ। फर्स्ट होता है पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़।
पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? ये जो दो मैं बता रही हूँ टाइप की शायद आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जिनकी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन हो, एक लाइन में मोशन हो। फॉर एग्जांपल प्लस एक्स है, प्लस वाई है, या फिर ऊपर प्लस जेड जा रहा है, माइनस जेड जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन नॉर्मली अपन स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लेफ्ट राइट अप डाउन नॉर्थ साउथ, कैसे भी, ईस्ट वेस्ट कैसे भी, तो वो वाली जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, वो होती है पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सब हो जाएगी, एक्सेट्रा लिख देती हूँ मैं, मतलब बहुत सारी है वेक्टर क्वांटिटीज़, तो बहुत सारी है। और दूसरा जो आता है वो आता है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज़। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब है जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मोशन जो होता है ना, वो रोटेशनल मोशन होता है, वो घूम रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? देखो, कोई भी अगर रिवॉल्विंग अपन मोशन की बात करते हैं, राउंड मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं ना, तो अपन डायरेक्शन कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यही डायरेक्शन होती है राउंड में। और अब क्या लो, ये तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन उसमें भी डायरेक्शन तो होती है ना, चाहे वो लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताती है, या फिर रोटेशनल मोशन के अंदर डायरेक्शन बताती है, उनको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल ओमेगा आप लोग पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, टॉर्क हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो रोटेशनल मोशन से पता पड़ता है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको उसकी वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एक एरो का साइन बनाते हैं। इसको फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पोलर वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है पोलर वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। और दूसरा आता है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है एक्सियल फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज। बेसिकली वेक्टर के ही टाइप है, एक रोटेशनल मोशन के लिए और एक रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो ये हो गया वेक्टर। इसके बारे में हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जनरल मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। स्केलर, जैसे हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा ना कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसी टाइप से जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है ना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, स्केलर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो एक्स में जाए चाहे वाई में जाए, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which has only magnitude, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डू नॉट लिख देती हूँ, डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर ना, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसके साथ में डायरेक्शन नहीं होती। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो हमको पता है कि हमारा स्केलर कंप्लीट है, नो डायरेक्शन इज नीडेड। तो इसके एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्क डन की बात करते हैं, पावर की बात कर रहे हैं, टाइम की बात करो। देखो टाइम तो सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए, आप जब टाइम की बात करते हो 5 बजे 6 बजे, तो आप डायरेक्शन करते हो क्या? 5 बजे इस डायरेक्शन में, 6 बजे 7 वेस्ट डायरेक्शन, नहीं बात करते हो ना। टाइम मतलब टाइम, हमको पता होना चाहिए 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड जो भी है, हमको इसके साथ डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है स्केलर। अब हम लोग बात करते हैं टेंसर की। टेंसर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज होती है ना, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, इट हैज नो डायरेक्शन बट हैज
different values in different medium। इसका मतलब डायरेक्शन का तो कोई नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है तो हमने स्केलर ले लिया। लेकिन स्केलर के केस में क्या होता है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप चाहे वैक्यूम में ले लो, चाहे किसी दूसरे मीडियम के अंदर ले लो, उसकी वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जो टेंसर क्वांटिटीज होती है उसमें डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है स्केलर हो गई। लेकिन आगे एक और क्लॉज इसका ऐड है, विच इज इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट मीडियम्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, आप आगे जब पढ़ोगे ना ये ग्लास वाले चैप्टर वगैरह, तो उसमें पता पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैक्यूम यानी जहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, वैक्यूम में उसकी वैल्यू अलग होती है। अगर हम लोग मीडियम यानी पानी में बात करें तो पानी में उसकी वैल्यू अलग होगी, ग्लास वाले मीडियम में बात करें तो उसकी वैल्यू अलग होगी, और भी कोई दूसरे टाइप ऑयल वाला मीडियम ले लिया तो उसमें उसकी वैल्यू अलग होगी। बेसिकली डिफरेंट मीडियम में उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, टेंसर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके अलावा म्यू होता है हमारा परमिएबिलिटी, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। फिर होता है एप्सिलॉन विच इज़ परमिटिविटी। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू होती है ना, ये म्यू आर ले लो रिलेटिव। तो ये ऐसी वैल्यूज होती है जिनके मीडियम पे डिपेंड करती है कि अगर वैक्यूम मीडियम है तो वैल्यू अलग होगा, एयर मीडियम है तो वैल्यू अलग होगा, अगर हम लोग बात करें वाटर मीडियम है तो अलग होगा, ऑयल के अंदर अलग होगा, ग्लास के अंदर अलग होगा, लेड के अंदर अलग होगा, सबके अंदर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। वेक्टर की बात करिए, स्केलर की बात करिए, टेंसर की बात करिए। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा टेंसर तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ इसको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये होता क्या है। और अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स की। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट। अगर मैं वेक्टर, अब हम लोग पर्टिकुलरली वेक्टर की ही बात करेंगे, तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है इसके अंदर। स्पेशल पॉइंट्स कह दो या फिर एक्सेप्शन बोल दो। जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना तो कितना एक्सेप्शन पढ़ते हो कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्शन हो जाता है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन आता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मैं लिख देती हूँ, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा, बट ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन, it has direction but it is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना उसकी डायरेक्शन होती है, और हमने बात करी कि अगर किसी के पास वैल्यू भी है, डायरेक्शन है, तो वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज it does not follow the triangular law of addition। ये लॉ हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एक वेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास उसके साथ डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वो इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसके लिए वो एक स्केलर क्वांटिटी। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है प्रेशर एंड सरफेस एरिया। प्रेशर एंड सरफेस एरिया हैज़ डायरेक्शन but they are scalar quantities। प्रेशर और सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी दोनों के पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटीज में आती है। तो इसका मतलब ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा यार कि इलेक्ट्रिक करंट की बात करी तो उसके पास भी डायरेक्शन है लेकिन फिर भी स्केलर है, ये दोनों है इनके पास भी डायरेक्शन है लेकिन फिर भी ये स्केलर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके का टाइम पे तो क्या हुआ
कि वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन, तो ये फॉलो नहीं करता, तो ये इसके वेक्टर के अंदर नहीं आता। और इस केस में क्या है, जब भी हम लोग प्रेशर और सरफेस एरिया की हमारे फिजिक्स के अंदर बात करते हैं ना, तो मोस्टली आप देखो कि इनके केस में जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हम लोग सरफेस एरिया की डायरेक्शन की बात करें तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। प्रेशर की बात करें तो भी होता है परपेंडिकुलर अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब इसकी एक यूनिक डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रहती है हर केस में, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसकी वजह से इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। हम लिख सकते हैं आगे, बिकॉज इट हैज ऑलवेज यूनिक डायरेक्शन। सही लिखा है ना, यूनिक डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट length element is a vector quantity। जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन हम लोग छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे ना, और जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेने भी वाले हैं फिजिक्स के अंदर। जब आप आगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ोगे, तब देखोगे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, फिर उस एलिमेंट को पूरा का पूरा इंटीग्रल करके आप लोग पूरी कंप्लीट वैल्यू निकालते हो। तो अगर हम लोग छोटे लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे ना, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्टेंस, बट स्टिल डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी, और ये जो लेंथ एलिमेंट होगा ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये तीन मेजर एक्सेप्शन जो मैंने आपको बता दिए है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी ये स्केलर है बिकॉज इस लॉ को फॉलो नहीं करता। प्रेशर एंड सरफेस एरिया जो है उनके पास भी डायरेक्शन है, बट इट हैज़ यूनिक, ऑलवेज अ यूनिक डायरेक्शन। इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर हम लोग लेंथ एलिमेंट, छोटी सी लेंथ की बात करेंगे ना, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये हो गए इसके एक्सेप्शन। अब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये एरो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस एरो के अंदर ये जो चीज़ होती है ना, वो होती है इसकी टेल, और ये होता है इसका हेड। हेड को हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सर के ऊपर के बाल है, और जहाँ पे बाल होता है वो क्या होता है, हेड होता है। ये नॉर्मल तरीका है समझने का, बट वैसे भी समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ है जहाँ पे एरो नहीं लगा रखा है वो होगा टेल, और ये होगा हेड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे जाके ये चीज़ को जब मैं कंटिन्यूसली यूज़ करूँगी हेड टू हेड, टेल टू टेल, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ ये टेल है और ये हेड है। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है, हम लोग ले लेते हैं हमारा क्या कहते हैं, दोनों क्या लेते हैं, ग्राफ्स ले लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, और हमने ये ले लिया, ये कोई पॉइंट है a, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे ना बना नहीं रही हूँ जेड एक्सिस, लेकिन मैं तीनों एक्सिस की बात कर रही हूँ, 3D की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x, अगर से मैं कोऑर्डिनेट्स बात करूँ y z होगा ना। ये तो देखो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगी तो मैं x y z की बात करूँगी। अगर मैंने सिर्फ x y प्लेन लिया है ना, तो मैं सिर्फ x y की बात करूँगी, लेकिन मैं तीनों की बात करना चाहती हूँ ताकि आपको ईजी लगे, ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो x y z तीनों ले लिया मैंने। तो अब मुझे ना देखो, ये एक वेक्टर हो गया बिकॉज इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो अब मैं इसको मैं ले लेती हूँ ओरिजिन O। तो मैं इस ए को रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, तो इसका तरीका होगा, हम लिखते हैं OA। ये हमारे पास वेक्टर है, तो ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। अब हमको क्या करना है, तीनों के तीनों एक्सिस ले लो, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखो x डायरेक्शन के अंदर होता है i कैप, y डायरेक्शन के अंदर होता है j कैप, और z डायरेक्शन के अंदर होता है k कैप। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे जब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होगी उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि x डायरेक्शन होता है i कैप, y के अंदर होता है j कैप, और z के अंदर होता है k कैप, ठीक है।
तो अब अगर मुझे इस वेक्टर ओ ए को रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसको हम लोग कैसे, और मैं इसका नाम दे देती हूँ आर, ओ ए को दे देती हूँ आर, तो मैं लिख सकती हूँ ओ ए इक्वल्स टू आर। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, तो मुझे सबसे पहले लेना है कि एक्स पॉइंट पे देखो ये कुछ ऐसा होगा ना, और z को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये z में भी किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेगा। तो ये जो पॉइंट है ना वो क्या होगा x, ये जो होगा ना कोऑर्डिनेट वो क्या होगा y, और इधर कोई कोऑर्डिनेट होगा z। तो अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x डायरेक्शन में x की वैल्यू और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है देखो ये इस साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो मैं इसको क्या लिखेंगे आई कैप, x बड़ा लिखती हूँ थोड़ा सा, वापस लिखती हूँ ओ ए विच इज़ r which is x I cap plus y j cap plus z k cap। तो ये होता है इनको लिखने का तरीका कि x डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो लिखो और उसकी डायरेक्शन लिखो, y एक्सिस के अंदर जो आपकी वैल्यू है y और डायरेक्शन, और z में तो मतलब पहले मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना। हमने बात भी तो यही करी ना कि जब हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये वेक्टर हो गया, जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं। ये तो हो गया आर, लेकिन जब हमको है ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना आर, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, अब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसका मॉड्यूलस लेंगे और क्या करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड। ये आपको याद करना होगा कि जब हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा इनके तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। ये होता है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो मैं डिस्टेंस वेक्टर की बात नहीं कर सकती बिकॉज आपको पता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना देते हैं हमारा। कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, आप पॉइंट ले लो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ओ ए जो है ना वो हमारा एक वेक्टर हो जाएगा, ओ बी हमारा दूसरा वेक्टर हो जाएगा। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने ले दिया, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ बी, और इसको मैं कैसे लिखूंगी, ये हो जाएगा x2, सॉरी हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है ओ बी है ना, तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1, किस लिए, बिकॉज ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा x2 आई कैप, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं इसको माइनस करूंगी, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जो भी x की पहले y की इसकी i की डायरेक्शन में उसका स्क्वायर कर लो, तो ये पूरा स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मैग्नीट्यूड को। तो इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, पोजीशन वेक्टर के अंदर सबसे पहले आप ये देखो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, तो उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट की वैल्यू और विथ देयर डायरेक्शन, एक्स आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, वो लिखना है, और मॉड्यूलस निकालना है, स्क्वायर कर दो और अंडर रूट में बंद कर दो।
सेम चीज़ हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी बात करेंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, माइनस कर लो तो वो डायरेक्शन लगा दो तो वो वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड लेना है यानी रिजल्टेंट लेना है तो हम लोग स्क्वायर करके अंडर रूट में बंद कर देंगे। तो ये हो गया पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारे टाइप है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है ऐसे वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर, ये वेक्टर। अब मुझे कैसे पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एरो की लेंथ है ना, ये वो डिफाइन करती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो दोनों की लेंथ सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दो, आप तीन भी ले सकते हो, इसकी जगह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे किसके अंदर आते हैं? इक्वल वेक्टर्स के अंदर। और हम बात करते हैं अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनकी या तो आइदर मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट और डायरेक्शन इज डिफरेंट और बोथ। इसका मतलब क्या है? ऐसे दो वेक्टर या तो उनकी डायरेक्शन अलग हो या उनका मैग्नीट्यूड अलग हो या फिर दोनों ही अलग हो, तो उस केस में क्या होगा? अनइक्वल वेक्टर। तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो ये अनइक्वल वेक्टर होगा। क्यों होगा? दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आई कैप में या फिर एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। एरो की लेंथ अलग अलग है ना, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। अगर मैं बात करूँ ऐसे और ऐसे, तो आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या होगा? अनइक्वल वेक्टर। और अगर मैं बात करूं दोनों अलग है, इसका मतलब हम ले लेते कुछ, तो ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग आ रहा है बिकॉज दोनों की एरो की लेंथ अलग अलग है और दोनों की डायरेक्शन भी अलग है। ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स होंगे अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स। इसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इसका मतलब क्या है? ये दो वेक्टर ले लिया, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या होंगे? नेगेटिव वेक्टर्स होगा। अब आप लोग बोलोगे क्या नेगेटिव वेक्टर्स में और अनइक्वल वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? बिकॉज दोनों में हमने ये केस की बात करी, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि नेगेटिव वेक्टर्स के केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो केस था अनइक्वल वेक्टर का ना, उसके अंदर हमने बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको एज अ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना उसमें पूछ सकते हैं, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर अनइक्वल वेक्टर्स but not all unequal vectors are negative
वेक्टर्स। ये चीज़ समझ में आई कि जितने भी नेगेटिव वेक्टर है ना वो तो सारे के सारे अनइक्वल वेक्टर होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अनइक्वल वेक्टर भी नेगेटिव वेक्टर हो। बिकॉज क्यों, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अब आप देखो, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो इसका मतलब ये अनइक्वल वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अनइक्वल वेक्टर है, लेकिन ये नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आप याद करना, ये एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हो गया, हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसमें क्या होगा, ये जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। पैरेलल एंटी पैरेलल तो पता है ना, आप देखो एक लाइन में बात करोगे तो पैरेलल है, और ऐसे कुछ बात करोगे तो ये एंटी पैरेलल है। सॉरी, ऐसे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। तो ये हो जाएगा पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब हम लोग बात करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, देखो नेम ही सजेस्ट करा, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो क्या होंगे, कोप्लेनर। तो इसके अंदर एक कंडीशन है कि प्लेन की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब है जितने भी दो वेक्टर्स है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। जितने भी दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ दो, तो वो सेम प्लेन में ही होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर है, तो या तो इधर होगा या इधर होगा, एक्स में होगा, एक वाई में होगा, ऐसे ही होगा ना। और अगर मैं वाई जेड लेती हूँ तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर की बात करूँ, हो सकता है कि तीनों के तीनों वेक्टर सेम में हो, लेकिन हर टाइम ये सिचुएशन सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तीन वेक्टर में एक एक्स में जा सकता है, एक वाई में जा सकता है, और एक की इच्छा करे कि मैं जेड में चला जाऊँ, तो उस केस में वो प्लेनर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने प्लेन बना दिया, दो वेक्टर बना दिया, तो ये को प्लेनर है, बिकॉज ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज एक्स वाई प्लेन। इसकी जगह मैं ये भी ले सकती हूँ, ये जैसे एक्स जेड हो गया, दो है तो ये भी को प्लेनर हो गए, ये भी को प्लेनर हो गए, बिकॉज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर तो को प्लेनर होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो ये दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन को प्लेनर क्यों नहीं है? अरे भाई, तो ये एक प्लेन में कहाँ है? और दूसरी बात, अगर हम को प्लेनर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो हमने 3D की बात कर दी, तो ये तो हुआ ही नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन को प्लेनर हो सकता है, लेकिन जैसे ही तीसरा वेक्टर हो सकता है कि तीनों के तीनों इस पर आ जाए, लेकिन एक की इच्छा कर जाए कि मैं इधर आ जाऊँ, तो उस केस में वो को प्लेनर वाले जो वेक्टर्स है वो नहीं होंगे। अब आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है कि जिसकी वैल्यू जीरो हो, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। वो कैसे पॉसिबल है? मेरे पास है कोई एक वेक्टर ए, अगर मैं उसमें ए और माइनस कर दूं तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस माइनस का ए वेक्टर, मतलब उतने ही वैल्यू का, उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर मैं उसमें ऐड कर दूं विच इज़ माइनस ए, मतलब नेगेटिव वाला, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। और डायरेक्शन की बात करें तो इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं। अब जीरो वेक्टर है, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हमको कोई मतलब भी नहीं, वो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है उसकी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं जीरो वेक्टर की बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वेक्टर है ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और फिर वापस इधर आ गया, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पे आ गई, तो ऐसे वेक्टर्स क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, जिनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम ही बता रहा है, यूनिट मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है?
1 होता है, उनको क्या कहते हैं हम, यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा है डायरेक्शन बताने में। ये डायरेक्शन बताता है। कैसे डायरेक्शन बताता है, देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी जो वेक्टर होता है ना वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है और उसके साथ में क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। देखो ऐसा लिखते नहीं है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं ऐसे मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है, और हम लोग डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, ए कैप। ये जो कैप होता है ना इसका मतलब ये डायरेक्शन वाला सिंबल है। ए कैप जो है वो डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। अब हमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ये है तो हम लोग लिख सकते हैं ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, ये होता है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। क्या अगर हमको किसी वेक्टर का, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन कैप। अगर हमको किसी की डायरेक्शन बतानी है ना तो हम उस वेक्टर को ले लेंगे और उससे मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आगे हमारे पास, अब मुझे इसकी डायरेक्शन एन कैप निकालो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एन कैप मल्टीप्लाई बाय एन कैप इक्वल्स टू वेक्टर को एज इट इज लिखो प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका मॉड्यूलस निकालना, और मॉड्यूलस निकालना मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, जो भी टर्म्स है उनका स्क्वायर करो, ऐड करो और स्क्वायर रूट में बंद कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ये सिंबल तो प्लस ही रहेगा लेकिन अंदर माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लोग स्क्वायर टर्म लेने वाले हैं। ये हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख देंगे एन कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 माइनस 9 विच इज़, ये कितना होगा 20 माइनस 9 11। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 11। या फिर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एन कैप इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 11 आई कैप प्लस 4 अपॉन रूट 11 जे कैप माइनस 3 अपॉन रूट 11 के कैप। ये होता है इसको एक्चुअल तरीका लिखने का। तो ये जो टर्म होते हैं इस पे देखो क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मैं वेक्टर्स में बात करूँ ना तो जो भी मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन की बात करी ना उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसी का बनता है यूनिट वेक्टर का, कि आपको कोई भी वेक्टर गिवन होगा और आपको पूछा होगा कि इसका यूनिट वेक्टर या फिर इसकी डायरेक्शन निकालो, तो उसमें क्या करना है, हमको एज इट इज़ वेक्टर को लिखना है और नीचे इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर उसको इस टर्म में लिख देना है, और अगर आंसर मैच होता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स या फिर रिजॉल्विंग द वेक्टर्स। वो कैसे, देखो हमने ले लिया हमारा एक प्लेन एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में, थोड़ा और लंबा ले लेते हैं, ये वाई डायरेक्शन। अब हमारे पास है इधर कोई भी एक वेक्टर, लेट्स से इट इज वेक्टर ए, ओके, इसको ले लेते हैं ओ, इसको ले लेते हैं ए लिख देते हैं। अब मुझे इस वेक्टर का, ये वेक्टर को रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जिसका मतलब होता है कि हमको ए का कंपोनेंट निकालना है एक्स की डायरेक्शन में और ए का कंपोनेंट निकालना है वाई की डायरेक्शन में। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट मतलब क्या। इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में अपना कितना पार्ट दे रहा है, वाई डायरेक्शन में अपना कितना पार्ट दे रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पे, देखो अगर ये सेंटर में से निकल रहा है तो किसी ना किसी एंगल पे होगा, चाहे वो 40 हो चाहे वो 60 हो, लेकिन 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो इस कंपोनेंट पे जो एक्स एक्सिस का होगा ना कंपोनेंट, इसका मतलब ये जो पार्ट होगा ना यहाँ से लगा के ये, या फिर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते, हम सिंपली बोलते हैं एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, और जो वाई डायरेक्शन है इसके अंदर इसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में थीटा है ना, जिसके साथ में इसने थीटा एंगल बनाया है ना, उसके साथ वाला कॉस की टर्म में होगा और ऑपोजिट वाला साइन के होगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये एक्स है और इधर वाई बना हुआ तो आप इधर कंपोनेंट, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपका जो वाई एक्सिस है ना वो ऐसे,
और इधर बना हुआ है तो आपने ये साइन ले लिया और ये ये कॉस ले लिया, साइन ले लिया। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये दोनों की दोनों जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी आप एक कॉम्पोनेंट ले सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है, अगर मैंने ले लिया ये एंगल, मैंने इसके एक्स के साथ नहीं लेके मैंने ले लिया वाई के साथ ये एंगल थीटा, तो उस केस में ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि जो थीटा एंगल है ना किसके साथ बनाया, जिसके साथ में बनाया है। दो कंडीशन है, एंगल जिसके साथ में बनाया होगा वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा और उसके सामने वाला साइन वाला कंपोनेंट होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों के दोनों कंपोनेंट आप जिसके अलोंग, जिस डायरेक्शन के अलोंग निकाल रहे हो ना, वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल, ये नीचे और ये ऐसे पॉसिबल है, दोनों 90 डिग्री पे है, किसी एंगल थीटा पे ले लो। लेकिन अगर ये थीटा एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं है, और जिसके साथ थीटा बनाया ना वो ही कॉस वाला होगा। तो आप रटना मत कि ये स्ट्रेट वाला मतलब एक्स वाला हो जाएगा कॉस और वाई वाला हो जाएगा साइन का, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि ये एंगल किससे बनाया है। अब आप बोलोगे ये कैसे निकला, तो हम लोग इसको डेराइव कर लेते हैं। एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, हम लोग ले लेते हैं y x और ये हमने ले लिया हमारा वेक्टर a और ये हम लोग ले लेते हैं एंगल थीटा। तो आप देखो हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं ना, x y हम लोग लेते हैं ये कोऑर्डिनेट, तो ये जो इसके सामने वाला होगा ना कोऑर्डिनेट, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी। तो हमको क्या लेना है, हम लोग बाकी टर्म्स को भी वैल्यू दे देते, इसको दे देते b और इसको दे देते c और ये हो जाएगा o। तो हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल OAB की। हमने ये वाला ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2, तो हमने 1 लिया है, ठीक है। अब आप देखो कि इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, मतलब ये हमारे पास वैल्यू है और हमको निकालना इसका कंपोनेंट यानी इसकी डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए और ये वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन सा एंगल लगाओगे जिसमें दोनों वैल्यू मिलेगी। साइन के अंदर क्या होता है, साइन के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन दिस लेंथ, ठीक है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो ये है, ये बेस है, तो हमको बेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी है, OB डिवाइडेड बाय ए वेक्टर होगा ना। अब आप देखो OB निकालो, तो OB क्या होगा, OB इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। दिस इज ऑल्सो वेक्टर, OB इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो आपको निकला ना इस टर्म का वैल्यू ए कॉस थीटा। उसी टाइप से आप बात करो ट्राइंगल OAC की, तो आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपका थीटा ये, तो ये वाला थीटा, ये भी थीटा होगा। अब इसके अंदर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये तो हाइपोटेनस है। तो आप देखो आपको चाहिए ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू आपके पास है, तो ऐसा एंगल जिसमें परपेंडिकुलर हो साथ में हाइपोटेनस हो, तो वो कौन सा होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज OC डिवाइडेड बाय A। अब निकाल दो OC इक्वल्स टू A साइन थीटा, निकला ना दोनों। ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। तो आपको सिंपली इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि थीटा, जिस एक्सिस से थीटा बनाया ना उसके साइड वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा के टर्म में, उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो होगा ए साइन थीटा, या फिर जो भी वेक्टर है आपका वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो ये कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएंगे। जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ो, चाहे आगे आप लोग फ्रिक्शन वगैरह पढ़ो, टेंशन पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, तो उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार। लोग नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि जब हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे ना, तो जैसे कि ऐड की बात नहीं करते, हम लोग सिंपल बात करते हैं कि ये वेक्टर है। जब हम लोग आगे से आगे ऐड करते जाएंगे ना, तो हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। ऐसे ऐड करने का मतलब है फर्स्ट वाले का हेड और सेकंड वाले का टेल ऐड करना है। इसीलिए मैंने आपको हेड और टेल का कॉन्सेप्ट पहले बताया था। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसका हेड
दूसरे वाले की टेल से ऐड करना है, उसी टाइप से दूसरे का हेड तीसरे वाले की टेल से कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है। और जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो रिजल्टेंट हमारा होता है फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। तो ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। जब हम लोग सिंपली वेक्टर्स को पुट करते हैं ना, एक के आगे एक, मतलब ऐड करने की बात करते हैं, तो उस केस में हमको ऐड करना है हेड टू टेल। और जब हम लोग रिजल्टेंट की बात करेंगे तो उस केस में आएगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, टेल टू लास्ट का हेड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंपली ऐड करने वाले टर्म में रख रहे हो तो जो होता है फर्स्ट का हेड और दूसरे का टेल, आगे से आगे कनेक्ट करते जाओ। और जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे ना, जैसे ये हमारा रिजल्टेंट है, तो वो होता है फर्स्ट का टेल और लास्ट वाले का हेड, इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो ये रूल होता है। दूसरी चीज़ आती है एंगल की। अगर मैं दो वेक्टर्स के एंगल की बात करूँ ना, तो एंगल हमेशा क्या होगा, हेड टू हेड और टेल टू टेल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ऐसे दे रखा है तो मैं ये एंगल नहीं ले सकती। अगर मुझे पूछा ना, जैसे कि ये मैंने ले लिया वेक्टर ए और ये मैंने ले लिया वेक्टर बी, अब मुझे पूछा है कि इनके बीच का एंगल निकालो, तो ये एंगल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो एक का हेड और दूसरे का टेल कनेक्ट करा हुआ है। और हमने बात करी कि जब भी हम लोग एंगल की बात करेंगे ना, तो उस केस में हेड टू हेड होना चाहिए, टेल टू टेल होना चाहिए। तो अगर मुझे ये एंगल थीटा दे रखा है और मुझे पूछा है ए और बी के बीच का एंगल निकालो, तो अब मुझे पता है कि ये एंगल तो नहीं हो सकता, हम तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये इसका टेल हो गया फर्स्ट वाले का, और ये तो इसका टेल है, मतलब टेल टू टेल आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, वो एंगल वो कितना होगा, टोटल 180 है, तो 180 माइनस थीटा। तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और इस पर छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है ना, तो वो एंगल हमेशा हम टेल टू टेल या हेड टू हेड ही निकालेंगे, हेड टू टेल नहीं निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि वो टेल से टेल कनेक्ट हो जाए या फिर हेड से हेड कनेक्ट हो जाए, तभी हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमको गिवन है कुछ ऐसा, और ये वाला एंगल हमको दे रखा है फॉर एग्जांपल 120 डिग्री। ये है ए और ये है बी। अब हमको पूछा है ए और बी के बीच का एंगल निकालो, तो ये इसका एंगल नहीं है, इसका एंगल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको आगे बढ़ा दे, ठीक है, बी को आगे बढ़ा दे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी बी को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम क्या कर सकते हैं, इसको ए को आगे बढ़ा देते, ये वाला, तो ये ए हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो टेल से टेल कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। तो ये इनके बीच का एंगल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको एंगल निकालना है। अब हम लोग एडिशन की बात करते हैं। तो एक तो सिंपल सा एडिशन क्या आएगा, जो मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुकी हूँ, कि मेथड क्या होगा कि आप इस तरह से वेक्टर्स को कनेक्ट कर लो, जैसे आप कनेक्ट करना चाहते हो। कनेक्ट कैसे करना है, फर्स्ट वाले का हेड, सेकंड वाले का टेल, सेकंड वाले का हेड, थर्ड वाले का टेल। इसका मतलब ऑपोजिट कनेक्ट होना चाहिए। ऑपोजिट का मतलब है हेड अलग है, टेल अलग है ना, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक का हेड होना चाहिए, दूसरे का टेल होना चाहिए। ऐसे कनेक्ट कर लो, और उनका जो फाइनल, जैसे ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर सी ले लिया, वेक्टर डी ले लिया। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वाले का, मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट वाले का टेल, लास्ट वाले का हेड, ये विच इज़ आर, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। इसको मैं बता देती हूँ, ये मैंने ओ ले लिया और ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू ओ डी। तो इस टाइप से हमको ऐड करना है। ये तो सिंपल रूल होता है। उसके बाद में जो मेन रूल्स है ना, वो आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, तो इसके
इसके आगे का हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एडिशन के, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है, एक आधा एग्जाम्पल भी लेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है, एंड चलो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।